मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? हाँ भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? ठीक है। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग हीट ट्रांसफर फॉर डिफरेंट केसेस डिस्कस कर रहे थे, और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे कल, है ना। हीट ट्रांसफर विद यूनिफॉर्म हीट जनरेशन का केस हो गया था, प्लेन स्लैब का भी, सिलेंडर का भी और स्फेरिकल का भी। एक हेडिंग डालो, केस नंबर थर्ड। एक हेडिंग डालो, केस नंबर थर्ड। हीट ट्रांसफर थ्रू स्लैब with variable cross sectional area। ठीक, मामला कुछ ऐसा है। ये कोई स्लैब है, ये एक्स है और ये वाई है। आपको दे रखा होगा कि ऐसा कोई एक स्लैब है और इसका एक वेरिएबल कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और यहाँ पर दे रखा होगा कि भाई जो डी है वो दे रखा है कुछ एम एक्स। ऐसा कुछ मान लो कि दे रखा है, इसका डायमीटर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप क्या करोगे यहाँ पर दे रखा होगा कि डायमीटर D1 है, और यहाँ पर दे रखा होगा कि डायमीटर कितना है, D2 है। ठीक, आपको पता है कि जब भी कोई वेरिएबल चीज दे रखी होगी, वेरिएबल एरिया दे रखा है, वेरिएबल कुछ दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके निकालेंगे। और इंटीग्रेट करके निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक स्ट्रिप लोगे और उसके लिए हीट ट्रांसफर रेट निकालोगे। तो देखो, एक स्ट्रिप ले लो, यहाँ पर एक स्ट्रिप ले लो, और मान लो कि स्ट्रिप यहाँ से कुछ एक्स डिस्टेंस पे है और ये डी एक्स है। और स्ट्रिप के लिए जो हीट ट्रांसफर रेट है वो क्या हो जाएगा, क्यू डॉट एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा क्यू डॉट एक्स प्लस डी एक्स, ऐसा कुछ। ठीक, और स्ट्रिप पर जो डायमीटर है डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स कुछ है, आपको दे रखा होगा, अपन निकाल लेंगे। ठीक, मैं एजम्पशन लेकर के चल रहा हूं। पहला, नो जनरेशन। दूसरा, नो स्टोरेज या फिर स्टडी स्टेट। और तीसरा, 1D हीट ट्रांसफर। एंड चौथा, कंडक्टिविटी कांस्टेंट। चार एजम्पशन लेकर के चल रहा हूं। ठीक, आपको याद होगा एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या थी? एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन थी क्यू डॉट इन माइनस क्यू डॉट आउट प्लस क्यू डॉट जनरेशन माइनस रो सी डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या था, जीरो था। ये था। और आपको पता है कि जनरेशन जीरो है और स्टोरेज क्या है, जीरो है। भाई एजम्पशन लिया नो जनरेशन और नो स्टोरेज वाला, क्यू इन माइनस क्यू आउट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और क्यू इन यहाँ पर कितना है, क्यू एक्स, और क्यू आउट कितना है, क्यू एक्स प्लस डी एक्स। क्यू इन कितना है, क्यू इन है क्यू एक्स माइनस क्यू आउट है क्यू एक्स प्लस डेल क्यू एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। और यही तो करते आ रहे हैं अपन शुरुआत से। और आप देखो क्यू एक्स से क्यू एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा माइनस ऑफ
डेल अपॉन डेल एक्स, और क्यू एक्स को लिख सकते हो माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये एरिया इस बार कॉमन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एरिया वेरिएबल है और यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल होगा, कंडक्टिविटी कॉमन आकर के 0 में चली जाएगी बिकॉज कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट, और एरिया हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू डी एक्स स्क्वायर। dx is the diameter at any x into dt upon dx into dx is equal to 0। ठीक, ठीक है, ये आपका क्या है, ऐसा कुछ होगा। अब जो dx है ना, अब जो dx है ना, वो आपको दे रखा होगा कि डायमीटर इज द फंक्शन ऑफ x, उसकी चिंता अपन को नहीं करनी। डायमीटर x का फंक्शन दे रखा होगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, 2 बार इंटीग्रेट करोगे, 2 बार इंटीग्रेट करोगे, टेम्परेचर की प्रोफाइल मिल जाएगी। वैल्यू चाहिए होगी C1 और C2 की, कहाँ से निकालोगे? बाउंड्री कंडीशन से, बाउंड्री कंडीशन दे रखी होगी, और अगर वो सब निकाल लिया तो फिर कुछ भी कर सकते हैं अपन। एक बार इसको नोट करो, एक क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा आपको समझ में आ जाएगी बात। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं अपन, है ना? सुनो, नोट कर लिया ना? अपन को करना कुछ नहीं है, वही एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन है, वही एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन है, क्यू इन माइनस क्यू आउट प्लस क्यू जनरेशन माइनस क्यू स्टोरेज इज इक्वल टू 0। ये पहले भी लिखते रहे हैं, ये आज भी लिख रहे हैं। हम लोग अजम्पशन लेकर के चल रहे हैं, नो जनरेशन और नो स्टोरेज वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0। क्यू इन माइनस क्यू आउट ये पहली बार नहीं लिख रहा हूं मैं, क्यू इन हमेशा लिखता रहा हूं क्यू एक्स, और क्यू आउट हमेशा लिखता रहा हूं क्यू एक्स प्लस डी एक्स। क्या था? क्यू एक्स प्लस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। क्यू एक्स से क्यू एक्स कैंसिल हो गया, सेम प्रोसीजर है, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं इन चीजों को, है ना? ये हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा डेल अपॉन डेल एक्स, क्यू एक्स आएगा माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स। इसके पहले तक हमेशा एरिया कॉमन आ जाता था, यहाँ पर एरिया कॉमन नहीं आएगा बिकॉज एरिया इज वेरिएबल। एरिया हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू डी एक्स, डी एक्स वेरिएबल है, डायमीटर इसका क्या है? स्लैब का वेरिएबल है, और डायमीटर वेरिएबल है, डायमीटर एक्स का फंक्शन दे रखा होगा, पुट करोगे, 2 बार इंटीग्रेट करोगे, C1 और C2 आएगी, बाउंड्री कंडीशन पुट करोगे, C1 C2 की वैल्यूज निकालोगे, टेम्परेचर प्रोफाइल आ जाएगी, और उसके बाद जो भी पूछा होगा अपन बता सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन लिखना, जो भी आपके डाउट है मैं क्वेश्चन में क्लियर करता हूँ, है ना? देखो, एक क्वेश्चन नोट करो, एक क्वेश्चन नोट करो, फिर आगे बात करते हैं, जो भी डाउट है आपके उसमें क्लियर करता हूँ। लिखना, एक कोनिकल सेक्शन, एक क्वेश्चन नोट करना, एक कोनिकल सेक्शन हैज बीन फैब्रिकेटेड, एक कोनिकल सेक्शन हैज बीन फैब्रिकेटेड। क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, ऐसा कोई भी क्वेश्चन
ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना तो आज तक गेट के इतिहास में आया है और ना ही ईएस के इतिहास में आया है कि वेरिएबल एरिया का हो और अपन को सॉल्व करना हो ना। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आया है एक बार, वही मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन लिखना, जो भी आपके डाउट है मैं क्लियर करता हूँ उसमें ना, लिखना। ए कोनिकल सेक्शन हैज बीन फैब्रिकेटेड a conical section has been fabricated of a conical section has been fabricated of a circular cross section has been fabricated of a circular cross section with a diameter d is equal to ax, with a diameter d is equal to ax, where a is equal to 0.25, where with d is equal to ax, where a is equal to 0.25. आगे लिखना, स्मॉल एंड इज लोकेटेड एट x is equal to, a small end is located a small end is located at x1 is equal to 50 mm. A small end is located at x1 is equal to 50 mm. X1 is equal to 50 mm. And large end and large end and large end at x2 is equal to 250 mm. And large end at x2 is equal to 250 mm. x2 is equal to 250 mm. And 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 the end temperature are and the end temperature are in temperature are T1 is equal to 400 Kelvin. In temperature are and temperature are T1 is equal to 400 Kelvin and T2 is equal to 600 Kelvin. T1 is equal to 400 Kelvin and T2 is equal to 600 Kelvin. T2 is equal to 600 Kelvin. While the lateral surfaces are well insulated, while the lateral surfaces are well insulated, while the lateral surfaces are well insulated, then calculate, while the lateral surfaces are well insulated, then calculate heat transfer rate through the cone, then calculate heat transfer rate through the cone, calculate heat transfer rate through the cone given, calculate heat transfer rate through the cone given conductivity of the material, given conductivity of the material is 3.48, conductivity of the material is 3.48 watt per meter Kelvin. कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज 3.48 वाट पर मीटर केल्विन। देखो एक बार आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है कोनिकल सेक्शन हैज बीन फैब्रिकेटेड
ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद डायमीटर d इज इक्वल टू ax। देखो एक कोनिकल सेक्शन है, कुछ ऐसा है। आपको दे रखा है इसका जो डायमीटर है d वो ax है, x का फंक्शन है ना। a की वैल्यू कितनी है 0.25 है। स्मॉल एंड इज लोकेटेड एट x1 इज इक्वल टू 50 mm, ये x1 इज इक्वल टू 50 mm है। लार्ज एंड है x2 इज इक्वल टू 250 mm। और आपको डायमीटर दे रखा है T1 दे रखा है 400 केल्विन, T2 दे रखा है 600 केल्विन, ऐसा कुछ। और आपको कंडक्टिविटी दे रखी है 3.48 वाट पर मीटर केल्विन। ठीक, आपको करना क्या है, आप एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन लगाओगे, क्यू इन माइनस क्यू आउट वाली, एक स्ट्रिप लेकर के, तो देखो क्या होगा। यहां पर एक स्ट्रिप लोगे, यहां से x डिस्टेंस पे, और ये स्ट्रिप कितनी है dx, ये q डॉट x है, और ये क्या है q डॉट x प्लस डी एक्स है। ठीक, तो अगर आप क्यू इन माइनस क्यू आउट लिखो तो देखो क्या हो जाएगा, क्यू डॉट इन माइनस क्यू डॉट आउट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डेल क्यू एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। सिंपल सी बात, और ये बात ना जाने कितने बार हम लोग लिख चुके हैं। ठीक, तो देखो क्यू एक्स से क्यू एक्स कैंसिल हो जाएगा, और बराबर कितना होगा, ये 0 होगा। तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स, क्यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ के डी टी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। ठीक, तो यहां माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, कि कॉमन आकर के 0 में चला जाएगा। एरिया की जगह होगा, इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, डायमीटर है ए एक्स, तो हो जाएगा π/4 इंटू ए एक्स स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अपन को करना क्या था, इसको दो बार इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करोगे एक बार तो देखो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो बचेगा π/4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी टी ओवर डी एक्स, या फिर एक काम करो, ये दोनों कांस्टेंट है, π/4 एंड ए स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इसको भी कॉमन ले लो, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर डी टी ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। एक बार इंटीग्रेट करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी टी ओवर डी एक्स प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। dx स्ट्रिप है, ये भी 0 में चला जाएगा, ये जो स्ट्रिप है ये भी 0 में चला जाएगा dx, और डेल अपॉन डेल एक्स इसका इंटीग्रेशन होगा ये प्लस c1। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dt अपॉन डी एक्स प्लस c1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक बार और इंटीग्रेट करोगे, t माइनस c1 बाई एक्स प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगी 1। आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, आपको करना क्या है, आपको वैल्यू निकालनी है C1 और C2 की, और वैल्यूज कहां से मिलेंगी, बाउंड्री कंडीशन से। तो देखो आप बाउंड्री कंडीशन पुट करोगे तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगी, एट x1 इज इक्वल टू 50 mm
T1 is equal to 400, x1 is equal to 0.05 मीटर, T1 is equal to 400 केल्विन, ऐसा कुछ साइड का आपको दिख रहा होगा। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, एट x2 is equal to 250 mm, T2 is equal to 600, 0.25 मीटर, T2 is equal to 600 केल्विन, ऐसा। दोनों बाउंड्री कंडीशन यहां पर पुट करो, T1 is 400 plus C1 by 0.05 plus C2 is equal to 0 and T2 is 600 plus C1 by 0.25 plus C2 is equal to 0, और दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 600 माइनस 400 कितना हो जाएगा, 200, C1 बाई 0.25 कितना होगा, 4 ऑफ C1 माइनस 0.05 बाई 20, C1 कितना होगा, 20 ऑफ C1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा माइनस 16 C1, उधर जाएगा तो 16 C1 इज इक्वल टू 200। मुझे C1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 200 बाई 16 मतलब 100 बाई कितना हो जाएगा, 8, मतलब 50 बाई 4 मतलब 25 बाई 2 कितना हो जाएगा, 12.5। इतना आएगा क्या, देखो इतना ही आएगा क्या। और मैं C2 निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे हीट ट्रांसफर रेट पूछा है और क्या होता है, माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स, एंड द वैल्यू ऑफ डी टी अपॉन डी एक्स ये लिखी है, डी टी अपॉन डी एक्स कितना होगा, माइनस C1 बाई एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस ऑफ के, एरिया कितना है, डायमीटर है ए एक्स, पाई बाई 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड डी टी अपॉन डी एक्स कितना है, माइनस ऑफ C1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये C1 की वैल्यू माइनस में आएगी क्या, देखना, C1 की वैल्यू प्लस आएगी माइनस आएगी, C1 की वैल्यू माइनस आएगी क्या, माइनस कैसे आएगी यार, अच्छा ये माइनस था, यहां पर माइनस साइन था, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, और C1 हो जाएगा माइनस ऑफ 12.5, सही है। तो आप देखो, आपने वो वैल्यू पुट की माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स, माइनस के ये हो गया, एरिया ये हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहां से पुट की, आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा, माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा, और ये हो जाएगा पाई बाई 4, कंडक्टिविटी कितनी है, 3.48 इंटू पाई बाई 4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 0.25 स्क्वायर इंटू C1 की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 12.5। इसकी एक बार वैल्यू निकालना, क्यू डॉट कितना आएगा, एक बार क्यू डॉट निकालना कितना आएगा, C2 की वैल्यू निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यू डॉट निकालना, यहां से कितना आएगा, माइनस ऑफ 2.1 आ रहा है क्या, यूनिट 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 वॉट या किलोवाट, वॉट, ये हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ क्वेश्चन, और आप लोग पता नहीं क्या ही डाउट पूछ रहे थे कि डायमीटर दे रखा है, एच दे रखा है ना, आपको एक कोन दे रखी है जिसका एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, वेरिएबल है, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरिएबल है, मुझे हीट ट्रांसफर रेट निकालना है, तो क्या करोगे आप भाई, वेरिएबल के लिए डेरिवेशन करोगे, क्यू इन माइनस क्यू आउट इज इक्वल टू 0 से, ये डेरिवेशन करोगे, क्यू इन माइनस क्यू आउट लिखोगे, ये बन जाएगा ऐसा, एरिया की जगह पुट करोगे पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, कहीं x पर dx का इक्वेशन ये है,
और उसको 2 बार क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, ये आएगा, बाउंड्री कंडीशन पुट करोगे, C1 C2 की वैल्यू निकालोगे, टेम्परेचर प्रोफाइल आ जाएगी, ठीक है। और हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है, माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, हीट ट्रांसफर रेट आ गया। माइनस क्यों आया भाई, माइनस इसलिए आया हीट ट्रांसफर रेट क्योंकि यहाँ टेम्परेचर है 600 और यहाँ है 400, तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो होगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी, इसलिए माइनस आया, है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसको एक बार नोट करो, नोट हो जाए तो मुझे बता देना। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या, इसमें कोई डाउट हो आगे तो पूछो। नोट कर लिया क्या, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। टेम्परेचर पूछा तो निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, है ना, निकाल सकते हैं ना। C1 और C2 की वैल्यू पूछ लो, C1 और C2 की वैल्यू निकाल लो, तो ये टेम्परेचर प्रोफाइल आ जाएगी। और अगर टेम्परेचर प्रोफाइल आ गई तो आप किसी भी एक्स पर टेम्परेचर बता सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है ना। टेम्परेचर प्रोफाइल आ जाएगी, C1 C2 की वैल्यू निकालने के बाद किसी भी एक्स पर टेम्परेचर बता सकते हैं ना। ये केस था किसका, वेरिएबल एरिया का। गेट और ईएस में नहीं पूछा गया, पूछा जा सकता है ना, आईएफएस और आईएएस दोनों में पूछा जा चुका है, ठीक। एक हेडिंग और डालना, केस नंबर 4, एक हेडिंग और लिखना, केस नंबर 4, हीट ट्रांसफर थ्रू ए स्लैब विद वेरिएबल कंडक्टिविटी। एक केस और लिखना, केस नंबर 4, हीट ट्रांसफर थ्रू ए स्लैब विद वेरिएबल कंडक्टिविटी। हीट ट्रांसफर थ्रू ए स्लैब विद वेरिएबल कंडक्टिविटी, सुनना।
through a slab with variable conductivity. सुनना, आपको वेरिएबल कंडक्टिविटी दे रखी है, कुछ ऐसा दे रखा है कि k इज इक्वल टू क्या है, k नॉट 1 प्लस बीटा इंटू टी, वेयर k नॉट एंड बीटा आर कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर. ये कुछ ऐसा दे रखा है आपको. ठीक, आपको अजम्पशन में लेकर के चल रहा हूं. पहला वही सारे अजम्पशन, नो जनरेशन. दूसरा नो स्टोरेज या फिर स्टडी स्टेट. तीसरा कंडक्टिविटी कांस्टेंट, कंडक्टिविटी कांस्टेंट नहीं, वो तो वेरिएबल लेके चल रहे हैं ना. तीसरा एरिया कांस्टेंट एंड चौथा 1D फ्लो. ये कुछ ऐसा. ठीक, देखना मामला कुछ ऐसा है. आपको एक स्लैब दे रखी है, ऐसा कुछ. आपको कंडक्टिविटी वेरिएबल दे रखी है कुछ कुछ, तो आप क्या करोगे, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन लगाओगे. आपको दे रखा होगा कि भाई लेंथ एल है, ये एक्स इज इक्वल टू 0 है और ये एक्स इज इक्वल टू एल है. टेम्परेचर दे रखा होगा कि यहाँ कुछ T1 है और यहाँ कुछ T2 है, ऐसा कुछ दे रखा होगा. एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन लगाओगे, क्यू डॉट इन माइनस क्यू डॉट आउट प्लस क्यू डॉट जनरेशन माइनस रो सी डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, वही इक्वेशन रिपीट कर रहा हूं बार बार, कुछ भी नहीं है उसके अलावा. ठीक, आपको दे रखा है कि नो जनरेशन है और नो स्टोरेज है, तो अगर नो जनरेशन दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, 0, और नो स्टोरेज दे रखा है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0. सिंपल. तो क्यू इन माइनस क्यू आउट क्या होना चाहिए, 0, और क्यू इन माइनस क्यू आउट क्या हो जाएगा, क्यू इन है क्यू एक्स और क्यू आउट है क्यू एक्स प्लस डी एक्स. तो देखो क्यू इन इज क्यू एक्स, क्यू आउट इज क्यू एक्स प्लस डेल क्यू एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0. ऐसा. तो देखो क्यू एक्स से क्यू एक्स कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स, और वैल्यू हो जाएगी क्यू एक्स की माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0, और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल. एरिया इस बार कांस्टेंट है और कंडक्टिविटी वेरिएबल है, तो इस बार कंडक्टिविटी कॉमन नहीं आएगी, एरिया कॉमन आएगा. तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स. कंडक्टिविटी की जगह हो जाएगा के नॉट 1 प्लस बीटा इंटू टी डी टी अपॉन डी एक्स, और एरिया कॉमन आएगा और एरिया इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डीवी वॉल्यूम इज इक्वल टू 0. ठीक, डीवी चला जाएगा 0 में और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स के नॉट 1 प्लस बीटा इंटू टी डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक, इंटीग्रेट कर दो एक बार, ये हो जाएगा के नॉट 1 प्लस बीटा इंटू टी डी टी अपॉन डी एक्स प्लस C1 इज इक्वल टू 0. एक बार इंटीग्रेट किया ऐसा कुछ आ जाएगा, और इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, के नॉट 1 प्लस बीटा इंटू टी डी टी प्लस C1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं. इसको एक बार और इंटीग्रेट करो तो देखो क्या हो जाएगा, के नॉट टी प्लस बीटा
टी स्क्वायर बाई टू डी टी से इंटीग्रेट कर रहे थे, यहाँ x से इंटीग्रेट कर रहे हो, c1 इंटू एक्स प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आपकी टेम्परेचर प्रोफाइल हो जाएगी। और टेम्परेचर प्रोफाइल कैसी आएगी? पैराबोलिक प्रोफाइल आएगी। ठीक, आगे आपको क्या करना है, बाउंड्री कंडीशंस पुट करोगे, C1 C2 की वैल्यू निकालोगे, C1 C2 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, टेम्परेचर प्रोफाइल मिल जाएगा। अगर हीट ट्रांसफर रेट पूछता है तो क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स, और डी टी अपॉन डी एक्स कहाँ से मिलेगा, इस वाली इक्वेशन से। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसा पिछले बार था। पिछले बार एरिया कांस्टेंट था और इस बार कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। पिछले बार भी इंटीग्रेट करना था और इस बार भी इंटीग्रेट ही करना है ना। एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लेना तो मुझे बता देना। हाँ भाई, ये बात समझ में आई या फिर इसमें कोई डाउट है? ये बात समझ में आई या फिर इसमें कोई डाउट है? कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसीजर है। कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसीजर है ना, सेम प्रोसीजर है, सेम चीजें हैं ना। बात समझ में आ गई? सेम प्रोसीजर है, सेम चीजें हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, केवल वही इक्वेशन लिख करके इंटीग्रेट ही तो करना है। अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पर जो प्रोफाइल है ना वो पैराबोलिक आई है। प्रोफाइल कैसी आई है? पैराबोलिक आई है। तो पैराबोलिक प्रोफाइल कुछ ऐसी होगी, देखो। ये कुछ ऐसा है, ये टेम्परेचर है T1 और ये टेम्परेचर है T2। और पैराबोलिक प्रोफाइल ऐसी हो सकती है, देखो। ये ऊपर वाला भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। के क्या था? के इज इक्वल टू था के नॉट प्लस वन प्लस बीटा इंटू टी। ये प्रोफाइल होती है व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन जीरो, और ये होती है बीटा इज लेस देन जीरो। बीटा पॉजिटिव है तो ऐसी प्रोफाइल होगी, और बीटा नेगेटिव है तो ऐसी प्रोफाइल होगी। और अगर बीटा जीरो हो गया तो, अगर बीटा जीरो हो गया इसका मतलब है कि फिर कंडक्टिविटी वेरिएबल नहीं है, कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। ये सबसे पहला केस हो जाएगा प्लेन स्लैब वाला, जब कंडक्टिविटी कांस्टेंट होती थी। और अगर बीटा जीरो है,
अगर बीटा 0 है तो प्रोफाइल ऐसी हो जाएगी, सिंपल सी बात। ठीक है, मुझे सुनो, बीटा कब 0 होगा, कब ग्रेटर देन 0 होगा, कब लेस देन 0 होगा। तो देखो, अगर बीटा इज ग्रेटर देन 0 है, बीटा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर ये पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। और टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी किसकी बढ़ती है, मैं आपको बता चुका हूं, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर पढ़ा चुका हूं। और टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी किसकी बढ़ती है, फॉर गैसेस एंड नॉन मेटल, याद करो। तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ है, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है, दिस इज फॉर, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये है फॉर गैस एंड नॉन मेटल। और अगर बीटा लेस देन 0 है, माइनस ये टर्म, अगर ये टर्म माइनस है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। टेम्परेचर बढ़ाओगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। और टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी कम किसकी होती है, मैं आपको बता चुका हूं, फॉर लिक्विड एंड मेटल। तो ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, दिस इज फॉर लिक्विड एंड मेटल्स। देखो ये बात आपको समझ में आई, हाँ या इसमें कोई डाउट है, ये बात आपको समझ में आई, हाँ या इसमें कोई डाउट है। हाँ भाई, इसको एक बार नोट करो, नोट हो जाए तो मुझे बता देना। इसको एक बार नोट करो, नोट हो जाए तो मुझे बता देना। नोट कर लिया ना, इसमें कोई डाउट है, ये तो सिंपल सी बात है यार। पॉजिटिव है तो ये ग्राफ बनेगा, बीटा पॉजिटिव है तो ये ग्राफ, बीटा नेगेटिव है तो ये ग्राफ, ठीक। अब बीटा पॉजिटिव का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और वो किसकी बढ़ती थी, गैस और नॉन मेटल की, बता चुका हूं मैं। बीटा नेगेटिव है तो ये ग्राफ, और बीटा नेगेटिव का मतलब ये माइनस है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। किसकी कम होती थी, लिक्विड और मेटल की। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करना फिर आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन लिखना है प्लेन वॉल, इक्वेशन लिखना है प्लेन वॉल ऑफ द ब्रिक प्लेन वॉल ऑफ द ब्रिक a plain wall of the brick of thickness 25 centimeter, a plain wall of the brick of thickness 25 centimeter, thickness 25 centimeter,
having temperature, a plain wall of the brick of thickness 25 centimeter, having temperature 1350 having temperature 1350 and 50 degrees Celsius and 50 डिग्री सेल्सियस on its two side on its two side on its two side आगे लिखना conductivity of the brick is the function of temperature. Conductivity of the brick is the function of the temperature. आपको कंडक्टिविटी दे रखा है K is equal to 0.838 1 plus 0.0007 of T, where T is in degree Celsius. Where T is in degree Celsius. Then find out the rate of heat transfer. ठीक है, सुनो, देखो आपको क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना। आपको एक ब्रिक वॉल दे रखी है, इसके दोनों साइड टेम्परेचर जो है इधर है कितना 1350 डिग्री सेल्सियस और इधर है कितना 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आपको क्या दे रखा है कि प्लेन वॉल ऑफ द ब्रिक इज 25 सेंटीमीटर हैविंग द टेम्परेचर इतना कंडक्टिविटी इतना है, तो हीट ट्रांसफर रेट पूछा है, थिकनेस इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आप क्या करोगे, वही क्यू इन माइनस क्यू आउट इज इक्वल टू क्या करोगे, 0 करोगे, तो देखो ये हो जाएगा क्यू एक्स और ये हो जाएगा क्यू एक्स प्लस डी एक्स, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप लिखोगे क्यू इन माइनस क्यू आउट इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डेल क्यू एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखो क्यू एक्स से क्यू एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपको मिलेगा माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स, क्यू एक्स की जगह क्या आ जाएगा माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, सिंपल। तो आप देखो माइनस से माइनस कैंसिल और ये एरिया इंटू डी एक्स हो जाएगा वॉल्यूम और 0 में चला जाएगा, और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, के की वैल्यू ये लिखी है 0.838 1 प्लस 0.0007 ऑफ टी, ये 7 है ना, ये टी है, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको एक बार इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा 0.838 1 प्लस 0.0007 ऑफ टी डी टी अपॉन डी एक्स प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, और इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 0.838 1 प्लस 0.0007 ऑफ टी डी टी प्लस C1 ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 0, और इसको एक बार और इंटीग्रेट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा 0.838 t प्लस
0.0007 टी स्क्वायर बाई 2 C1 इंटू एक्स प्लस C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर सेकंड कुछ ऐसा। ठीक, आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालना है किसकी, C1 और C2 की। और C1 और C2 की वैल्यूज निकालने के लिए क्या करोगे, बाउंड्री कंडीशन पुट करोगे। तो देखो बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगी, ये x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू 0.25 मीटर है। तो x इज इक्वल टू 0 पे T1 कितना हो जाएगा, 1350 डिग्री सेल्सियस। एंड x2 इज इक्वल टू 0.25 मीटर, T2 कितना हो जाएगा 50। ठीक, यहां पर वैल्यू पुट करो एक बार T1 x1 और T1 की, और एक बार वैल्यू पुट करो x2 और T2 की, और मुझे वैल्यू बताओ कि C1 की वैल्यू कितनी आएगी। मुझे वैल्यू बताओ, यहां पर वैल्यू पुट करो दोनों बाउंड्री कंडीशन की, और C1 की वैल्यू बताना कितनी आएगी। जब तक मुझे 1 मिनट देना। हाँ भाई, C1 की वैल्यू कितनी आई, 6492 पॉइंट समथिंग आ रही है क्या। इसको सॉल्व करोगे तो C1 की वैल्यू आएगी 6492.78। और C2 कितना आएगा मैं निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। C2 कितना आएगा मैं निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, हीट ट्रांसफर रेट। तो देखो माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स, एरिया नहीं दे रखा है तो पर यूनिट एरिया निकालेंगे अपन, है ना। डी टी अपॉन डी एक्स यहां से लिख लो, ये है क्यू डॉट हो जाएगा माइनस ऑफ के की वैल्यू ये है 0.838 1 प्लस 0.0007 ऑफ टी, ये के है, एरिया 1 है। डी टी अपॉन डी एक्स यहां से आएगा माइनस ऑफ C1 अपॉन 0.838 1 प्लस 0.0007 ऑफ टी। तो आप देखो माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इससे ये सब कैंसिल। तो क्यू डॉट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, C1। और कितना हो जाएगा 6492.78 वाट पर मीटर स्क्वायर। देखो ये बात समझ में आई, हाँ या नहीं। देखो ये बात समझ में आई क्या, है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं।
इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया क्या? देखो कोई भी क्वेश्चन आए, मैं आपको बता चुका हूं, जब भी कोई वेरिएबल दे रखा हो, मैंने वेरिएबल हीट जनरेशन वाला क्वेश्चन भी करा दिया आपको, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जब दे रखा था। वेरिएबल एरिया वाला भी कर चुके हैं अपन, वेरिएबल कंडक्टिविटी वाला भी कर चुके हैं अपन, सिलेंडर वाली भी कर चुके हैं, स्फीयर वाली भी कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। जो रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल वाले हो सकते हैं वो भी कर चुके हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी वाले हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट वाले हो सकते हैं, वो भी कर चुके हैं, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आए अपन कर सकते हैं, कंडक्शन में कुछ भी नहीं है, बेसिक आपको जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन लगाना आता है तो आप कंडक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अगर ये क्वेश्चन ईएस में आता, ये वाला क्वेश्चन अगर ईएस में आता तो मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करता, लेकिन अगर यही क्वेश्चन गेट में आता या किसी ऑब्जेक्टिव के पेपर में आता तो देखो कुछ इस तरह से भी सॉल्व कर सकता था। आप निकाल लो, मैं मेथड सेकंड की बात कर रहा हूं इसमें। के की वैल्यू कितनी है? 0.838, 1 प्लस 0.0007 ऑफ टी, ऐसा है। दो टेम्परेचर दे रखे हैं, दोनों पर के की वैल्यू निकाल लो। तो देखो एट T1 इज इक्वल टू 1350 डिग्री सेल्सियस, K1 की वैल्यू कितनी होगी? 0.838, 1 प्लस 0.0007 ऑफ 1350। मुझे K1 की वैल्यू बताओ एक बार कितनी आएगी? 1350 डिग्री सेल्सियस पे जो K1 की वैल्यू है, कंडक्टिविटी की वैल्यू हो, कितनी आएगी ये बताना। वन 1.6299 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा। K2 की वैल्यू देखो, एट T2 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस, K2 होगा 0.838, 1 प्लस 0.0007 ऑफ 50। K2 बताओ कितना आएगा? 0.8673, ये हो जाएगा। कि एवरेज बताओ मुझे कितना आएगा? कि एवरेज होगा K1 प्लस K2 बाई 2, मतलब 1.6299 प्लस 0.8673 बाई 2। मुझे के एवरेज की वैल्यू बताना कितनी आएगी? कि एवरेज निकालो कितना आएगा? 1.2486 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, ये के एवरेज आ जाएगा। और अगर ये के एवरेज आ गया ना, तो जो हीट ट्रांसफर रेट है, आई कैन राइट Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एवरेज dt अपॉन dx, के एवरेज इंटू एरिया dt अपॉन dx, ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1.2486, एरिया इज 1, और dt कितना हो जाएगा?
T2 minus T1, 50 minus 1350 and dx is 0.25. मुझे वैल्यू बताओ कि Q डॉट की वैल्यू कितनी आएगी। मुझे वैल्यू बताओ कि कितनी आएगी। सिक्स फोर नाइन टू। एग्जैक्टली कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पे? 6492.72। क्लियर है? ये सेम ही आएगा। सेम इसलिए आएगा क्योंकि जो कंडक्टिविटी की प्रोफाइल है या फिर कंडक्टिविटी का वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ, वो कैसा दे रखा था? लीनियर। यूज ओनली व्हेन के वेरीज लीनियरली विद टेम्परेचर। अगर कभी लीनियर फंक्शन दे रखा होता है तो हम लोग डायरेक्टली एवरेज निकाल करके कर सकते हैं। मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है इतनी। अगर कहीं लीनियर फंक्शन दे रखा है मुझे किसी चीज का, तो एवरेज निकाल करके कर सकते हैं। लेकिन अगर पैराबोलिक फंक्शन दे रखा है तो फिर एवरेज नहीं निकालोगे कि इनिशियल माइनस फाइनल बाई 2। अगर पैराबोलिक फंक्शन दे रखा होता, मुझे दे रखा होता कि k इज इक्वल टू के नॉट 1 प्लस बीटा टी प्लस एल्फा टी स्क्वायर, पैराबोलिक फंक्शन दे रखा होता, देन मैं नहीं निकाल सकता था और आंसर सेम नहीं आता। क्योंकि पैराबोला के केस में एवरेज कभी इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 नहीं होता। लीनियर के केस में एवरेज इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 होता है। तो लीनियर फंक्शन दे रखा था इसलिए आंसर सेम आ रहा है ना। याद रखना, अगर लीनियर फंक्शन दे रखा है तो आप एवरेज निकाल के भी कर सकते हो ना। इसको एक बार लिखो फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? कुछ भी नहीं बोला बेटा, मैंने कुछ भी नहीं बोला अभी। मैं बस ये बोल रहा था कि अगर लीनियर है तो एवरेज निकाल के भी कर सकते हो। इसको एक बार नोट करो, नोट हो जाए तो मुझे बता देना। इसको एक बार नोट करो, नोट हो जाए तो मुझे बता देना। नोट कर लिया ना? सुनो, नोट कर लिया ना? ये आपका पूरा कंडक्शन था, ये आपका पूरा कंडक्शन था। आप एचएमटी का अपन लगभग 30% सिलेबस कवर कर चुके हैं। एचएमटी का लगभग 30% सिलेबस अपन कवर कर चुके हैं ना। जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन के डेरिवेशन तीनों, उसके बाद हम लोग कवर कर चुके हैं जो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी थी कि भाई रेजिस्टेंस नेटवर्क कैसे होंगे। फिर हीट ट्रांसफर इन डिफरेंट केसेस विदाउट हीट जनरेशन तीनों, विद हीट जनरेशन, फिर जब एरिया वेरिएबल होगा, कंडक्टिविटी वेरिएबल होगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आई हैं क्या? मुझे बता दो एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? हाँ भाई, यहाँ तक कुछ कुछ आ रहा है क्या समझ में? क्वेश्चन बन रहे हैं एचएमटी के, आप लोगों ने लगाया होगा प्रीवियस ईयर वगैरह। क्वेश्चन लगाए हैं क्या? प्रीवियस ईयर बन रहा है क्या आप लोगों से?
बन रहा है ना? ठीक है, देखो एचएमटी में मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि एचएमटी में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ पूरे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के प्रीवियस ईयर है, तो ये एक्सट्रीम लेवल है, इससे ऊपर कभी नहीं बनने वाला है ना। आप देखो, हाँ आप क्वेश्चन लगाते जा, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगाया क्या किसी ने? कोई है जिसने प्रीवियस ईयर लगाया हो? बन रहा था क्या? ठीक है, क्लियर है? एक पेज छोड़ दो और एक हेडिंग डालो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। एक पेज छोड़ दो और एक हेडिंग डालो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। श्रेयांश लिख रहे हैं सर एरिया वेरी कर रहा है तो लीनियर, तो एरिया एवरेज करके भी निकाल सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एरिया लीनियर है तो वहां भी कर सकते हैं, है ना। कहीं भी लीनियर फंक्शन आए तो एवरेज लेकर के आप लोग सॉल्व कर सकते हो, है ना। टाइम लग रहा है पर अभी थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन में। बेटा टाइम लगेगा, एक्चुअली आप लोग पहले दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना गेट के हिसाब से। अभी एफएम और एचएमटी ही पढ़ा है, शायद केमिकल वालों ने एचएमटी ही पढ़ा होगा और मैकेनिकल वालों ने दो ही सब्जेक्ट पढ़ा होगा, एफएम और एचएमटी, है ना। तो अभी आप लोगों ने दो ही सब्जेक्ट पढ़े हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन लगाओगे तो प्रैक्टिस होने लग जाएगी, है ना। मुझे एक मिनट दीजिएगा, कुछ इसकी बैटरी लो गई है। ठीक है, समय आपको देना पड़ेगा। देखो जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो, मैं आपको बता चुका हूँ कि समय आपको देना पड़ेगा, कम से कम 10 से 11 घंटे रोज, 8 से 10 घंटे रोज आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। और आप लोगों के लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यार, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आप देखो लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, आपको पता है कि अभी कम से कम आप थर्ड ईयर में हो और आपको पता है कि जनवरी या फरवरी के पहले कॉलेज नहीं खुलने वाले। फरवरी, जनवरी या फरवरी से ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी, है ना। तो आप लोग जनवरी तक आप लोगों का सिलेबस यहाँ पर पूरा हो जाएगा, उसको आप लोग कर सकते हो। फरवरी तक आप लोगों का सिलेबस गेट का पूरा हो चुका होगा, फिर आपको पूरा एक साल मिलेगा, एक साल मिलेगा, आप लोग कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, कुछ पूछ रहे हो क्या? अदर देन क्लासेस 10 आवर नहीं बेटा, अदर देन क्लासेस 10 आवर करोगे तो फिर कैसे जीवित बचोगे? टोटल 10 to 12 आवर टोटल बोल रहा हूँ ना। एक सब्जेक्ट में दूसरे सब्जेक्ट का मिक्स हो जाता है, हाँ बिल्कुल होगा ऐसा। देखो बेटा क्या होता है कि अभी आपने एक एक सब्जेक्ट पढ़ा है ना, तो अभी क्या होता है कि मान लो एचएमटी में कभी एफएम का क्वेश्चन मिला करके कोई क्वेश्चन पूछा तो अभी आपसे नहीं बनेगा, लेकिन जिस समय आप एचएमटी और एफएम दोनों पढ़ लोगे तो बन जाएगा, है ना। तो ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है ना उतना आप पढ़ते चलो और प्रीवियस ईयर बनाते चलो, फेथ रखो, सब हो जाएगा, है ना। ठीक है, अभी तो सब हौच पौच सा होने वाला है। जब आप गेट का पेपर देने जाओगे ना, जब आप गेट का पेपर देने जाओगे ना फोर्थ ईयर में, तो 12 सब्जेक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, 12 सब्जेक्ट के 800 फॉर्मूले, 700 800 फॉर्मूले, है ना। तो वो तो सब होना ही होना है ना। ठीक है, क्लियर है, 6 सब्जेक्ट तो मैं ही पढ़ाऊंगा। देखो शायद दो तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, एफएम और एचएमटी तो पढ़ा ही रहा हूँ, शायद थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, पावर प्लांट और आईसी इंजन भी पढ़ाऊंगा शायद, है ना। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। और आप ये विश्वास मानो, जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना, जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ना, जो पूरा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये वही कंटेंट है जो ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग देते हैं ना। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी ये अपने दिमाग में मत रखना कि यहाँ पर जो कंटेंट अपन दे रहे हैं वो ऑफलाइन में यही होगा या फिर कुछ और होगा। तो कंटेंट वही है, पूरा फेथ रखो और इससे जाके आप ईएस का, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, एफएस का, गेट का कुछ भी बना सकते हो ना। कभी इन बातों पे मत जाया करो कि क्या, मेरी एक आदत है, मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं फालतू बातें नहीं करता, है ना। मैं इधर उधर की बातें कभी नहीं करता, मैं हमेशा कंटेंट पे फोकस करता हूँ ना। कंटेंट की मैं गारंटी ले सकता हूँ आपको कि जो कंटेंट है वो सबसे बेहतर है ना।
फालतू बातें मैं नहीं करता, वो मेरा नेचर है ना, तो उस पर कभी मत जाया करो कि मैं र्यूड हो रहा हूँ या फिर आपकी कभी बातों का आंसर नहीं दे रहा हूँ, है ना, या फिर आपने जो मैसेज पूछा है मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जो मुझे पता होता है कि आगे जाकर के डाउट सॉल्व हो जाएंगे ना, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ, है ना। ठीक है, सुनो, ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। एक पेज छोड़ दो और एक हेडिंग डालो, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। एक पेज छोड़ दो और एक हेडिंग डालो, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। सुनो, एक हेडिंग डालो, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। एक पेज छोड़ दो और एक हेडिंग डालो, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। देखो, मिक्स क्वेश्चन नहीं मिला अभी बेटा, अभी तुमने पूरे सब्जेक्ट पढ़े ही कहाँ है। आरएसी पढ़ोगे तो वहाँ आरएसी प्लस एचएमटी का क्वेश्चन मिलेगा, एफएम पढ़ोगे तो एफएम प्लस एचएमटी का मिलेगा, मिलेंगे अभी क्वेश्चन मिलेंगे आगे। सुनो, और देखो हमेशा एक बात याद रखो, दुनिया में कुछ करो या मत करो लेकिन अपने काम के साथ हमेशा ईमानदार रहो। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पढ़ रहे हो तो 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो। अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो पूरे समर्पण के साथ कर रहे हो। उसमें कभी ये नहीं होना चाहिए कि आज मेरा मन नहीं लग रहा है, कल मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप समझो, आप अपने लिए कर रहे हो ना, तो 100% डेडिकेशन के साथ करो, है ना। ठीक है, सुनो, एक हेडिंग डालो, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। देखो मामला क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं ना, सुनना। अपने घरों में इलेक्ट्रिकल वायर होता है, इलेक्ट्रिकल वायर। मान लो कि ये कोई कॉपर वायर था, इलेक्ट्रिकल वायर होता है अपने घरों में, कॉपर वायर होता है। कॉपर वायर के चारों तरफ आपने देखा होगा इंसुलेशन होता है। कॉपर वायर के चारों तरफ क्या होता है कि इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन क्यों होता है? इंसुलेशन इसलिए होता है कि आपको इलेक्ट्रिकल करंट ना लगे, सिंपल सी बात। कॉपर वायर है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो रही है, करंट फ्लो रहा है, चारों तरफ एक इंसुलेशन है। और इंसुलेशन क्यों? इंसुलेशन इसलिए है सो दैट आपको करंट ना लगे, सिंपल सी बात। अब मुझे एक बात बताओ कि जो अंदर अंदर हीट फ्लो हो रही है, ध्यान से सुनना, थोड़ी धैर्य रखना ना। अंदर जो हीट फ्लो हो रही है, जो सॉरी अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके वजह से अंदर हीट जनरेट होगी, आई स्क्वायर इंटू आर। मुझे एक बात बताओ, आप क्या चाहते हो कि जो अंदर हीट जनरेट हो रही है करंट फ्लो के वजह से, आप क्या चाहते हो, वो ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर बाहर हो या ना हो? जो अंदर हीट जनरेट हो रही है, आप क्या चाहते हो कि वो बाहर ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हो या ना हो? आप चाहते हो ट्रांसफर ना हो। मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर हो। मैं चाहता हूं कि जितनी हीट जनरेट हो तुरंत एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर अंदर बाहर हीट ट्रांसफर ना हुई, ध्यान से सुनना, जो अंदर हीट जनरेट हुई अगर वो बाहर ट्रांसफर ना हुई, अंदर हीट स्टोर होती रहेगी, तो अंदर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अगर सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर नहीं हुई, अंदर हीट स्टोर होती रही, तो अंदर टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। और फाइनली आपका जो वायर है वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। आप लोगों ने कभी ऐसा सुना होगा कि भाई ये वायर है, इसकी कैपेसिटी इतनी है,
इससे ज्यादा वोल्टेज या इससे ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ये वायर मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट क्यों हो जाता है? मेल्ट इसलिए हो जाता है कि अंदर जो हीट जनरेट हुई वो सराउंडिंग में फ्लो नहीं हो पाती। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हीट सराउंडिंग में क्या हो पाए, फ्लो हो पाए, सो दैट अंदर का टेम्परेचर ना बढ़े और वायर मेल्ट ना हो। बात समझ पाई यहां तक, हाँ या नहीं? ठीक है, यहां तक बात समझे? तो अब मुझे करना क्या है, मैं चाहता हूं कि भैया कॉपर वायर है, इसके चारों तरफ इंसुलेशन तो करना है, इंसुलेशन करना जरूरी है, इंसुलेशन तो करना ही करना है, इंसुलेशन करना जरूरी है। अन्यथा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल करंट लगने का लोगों को डर होगा। ठीक है, इंसुलेशन तो करना है, लेकिन इंसुलेशन कितना करना है? इंसुलेशन उतना करना है जिस पर हीट ट्रांसफर रेट टू द सराउंडिंग मैक्सिमम हो जाए, एंड द रेडियस एट विच द हीट ट्रांसफर रेट बिकम्स मैक्सिमम इज द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। बात समझे? मेरी चाहत थी कि यहाँ पर इंसुलेशन तो करो, लेकिन उतना इंसुलेशन करो जिस पर हीट ट्रांसफर रेट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम जिस रेडियस पर होगा वो रेडियस क्या है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। क्यों मैक्सिमम होगा, सुनो, नोट मत करना कुछ भी, है ना। मैं बात कर रहा हूं फॉर ए सिलेंडर या फिर फॉर ए वायर। ये कोई एक सिलेंडर है या वायर है, आपको दे रखा है कि इसमें कुछ इंसुलेशन प्रोवाइड किया हुआ है, आपको दे रखा होगा कि ये वायर की जो रेडियस है वो आर है, और जो इंसुलेशन की रेडियस है वो आर आई है। ये आपका क्या है, इंसुलेशन है। आपको दे रखा है टी क्या है, टी इज द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। यहां पर दे रखा है सराउंडिंग है जिसका टेम्परेचर है टी इंफिनिटी, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट है एच। यहां पर इस सिलेंडर का सरफेस टेम्परेचर दे रखा है टी एस। मुझे बता दो कि सिलेंडर का जो सरफेस टेम्परेचर टी एस है और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर टी इंफिनिटी है, उसके बीच में टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने होंगे? सरफेस टेम्परेचर टी एस और सराउंडिंग टेम्परेचर टी इंफिनिटी के बीच में रेजिस्टेंस कितने होंगे? दो होंगे, ये आप देख पा रहे होगे। कौन कौन से? कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन एंड कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सराउंडिंग। तो दो रेजिस्टेंस होंगे, ये टी एस है, कंडक्टिव रेजिस्टेंस किसका, इंसुलेशन का, और दूसरा होगा आर कन्वेक्टिव किसका, सराउंडिंग का। द टेम्परेचर इज टी इंफिनिटी, और जो हीट ट्रांसफर रेट है क्यू डॉट, मुझे इसको क्या कराना है, मैक्सिमाइज कराना है। मुझे देखना है कि भैया जो इंसुलेशन की थिकनेस है, इंसुलेशन की थिकनेस अगर बढ़ाऊं, इंसुलेशन की रेडियस को बढ़ाऊं, तो हीट ट्रांसफर रेट में फर्क क्या आएगा। तो देखो, हीट ट्रांसफर रेट होगा टी एस माइनस टी इंफिनिटी अपॉन आर कंडक्टिव ऑफ इंसुलेशन, इसकी कंडक्टिविटी मान लो के इंसुलेशन, आर कंडक्टिव हो जाएगा सिलेंडर के केस में एल एन आर टू बाई आर वन, दैट इज आर आई बाई आर वन अपॉन टू पाई के इंसुलेशन इंटू एल। रजिस्टेंस सीरीज में ही ऐड हो जाएंगे। आर कन्वेक्शन क्या होगा, सराउंडिंग का वन अपॉन एच इंटू एरिया, एरिया आउटसाइड का होगा टू पाई आर इंसुलेशन इंटू एल, ये हो जाएगा। तो देखो, आर कंडक्शन क्या है, ये है,
ln r insulation by r by 2 pi k insulation into L, और r कन्वेक्शन क्या है 1 अपॉन h 2 pi r इंसुलेशन इंटू L। मुझे एक बात बताओ, कि अगर मैं इंसुलेशन को बढ़ाऊं, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बढ़ाऊं, तो ये जो आर आई है ये क्या होगा, बढ़ेगा। भाई इंसुलेशन की जो रेडियस है वो क्या होगी, बढ़ेगी। और मुझे बता दो कि अगर रेडियस ऑफ इंसुलेशन, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन या फिर रेडियस ऑफ इंसुलेशन बढ़ती है, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन या रेडियस ऑफ इंसुलेशन बढ़ती है, तो आर कंडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा। आर कंडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा। आर आई बढ़ेगा तो आर कंडक्शन बढ़ेगा कम होगा। आप लिख रहे हो कि कम होगा, ऐसा लॉजिक कैसे लगा सकते हो यार। आर आई बढ़ेगा, एल एन ऑफ आर आई बढ़ेगा तो एल एन वाली टर्म बढ़ेगी, तो ये आर कंडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बढ़ेगा तो आर कंडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, आर आई बढ़ेगा तो आर कन्वेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा। ये आर आई बढ़ेगा तो आर कन्वेक्शन क्या होगा, कम होगा, सबको दिख रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो वायर की सरफेस है या सिलेंडर की सरफेस है और जो सराउंडिंग है, उन दोनों के बीच में दो रेजिस्टेंस हैं, आर कंडक्शन और आर कन्वेक्शन। और जैसे जैसे थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बढ़ेगी या रेडियस ऑफ इंसुलेशन बढ़ेगी, तो एक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कौन सा, कंडक्शन का, और एक रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो देखो कुछ ऐसा होगा। ये मैं बात कर रहा हूं रेजिस्टेंस, और ये बात कर रहा हूं आर आई, रेडियस ऑफ इंसुलेशन। आपको शायद साइड का दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सुनो, मुझे पता है कि एक रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एक रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आर कंडक्शन बढ़ रहा है और आर कन्वेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आर कन्वेक्शन कम हो रहा है और आर कंडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इन दोनों का जो समेशन है वो आर नेट होगा। ये आर कंडक्शन है, इन दोनों का जो समेशन है वो आर नेट होगा, और एक ऐसी रेडियस होगी जहां पर आर नेट क्या होगा, मिनिमम होगा। एक ऐसी रेडियस होगी जहां पर आर नेट क्या होगा, मिनिमम होगा, और वो ऐतिहासिक रेडियस जहां पर आर नेट मिनिमम हो गया है, वही क्या है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन आरसी, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन आरसी। और आपको पता है कि जहां पर नेट रेजिस्टेंस मिनिमम, भाई हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है, dt अपॉन आर नेट, और जहां पर नेट रेजिस्टेंस मिनिमम, वहां पर हीट ट्रांसफर रेट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो देखो, ये हीट ट्रांसफर रेट है। नेट रेजिस्टेंस पहले कम हो रहा था तो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा, जहां पर नेट रेजिस्टेंस मिनिमम हो गया वहां हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम होगा, और जब आर नेट बढ़ेगा तो हीट ट्रांसफर रेट कम होगा। जस्ट अपोजिट डायग्राम होगा, क्योंकि आपको पता है क्यू नेट डॉट इज इक्वल टू होता है डी टी अपॉन आर नेट। जब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, जहां ये मिनिमम होगा वहां ये मैक्सिमम होगा, और जहां हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम हो गया है वही रेडियस क्या है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। देखो ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई, हाँ या नहीं।
क्लियर है? 2 मिनट फिर से सुनना। मैं करना क्या चाहता हूं, मैं इंसुलेशन तो कराना चाहता हूं, लेकिन मैं उस रेडियस पे इंसुलेशन कराना चाहता हूं जहां पर हीट ट्रांसफर रेट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। मैंने क्या किया कि देखा कि सरफेस और सराउंडिंग के बीच में कितने रेजिस्टेंस हैं। तो रेजिस्टेंस कितने थे? 2। एक कौन सा? कंडक्शन, और एक कौन सा? कन्वेक्शन। हमने देखा कि ये कंडक्शन है और ये कन्वेक्शन है, और क्यू नेट क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन दोनों का समेशन रेजिस्टेंस का। जैसे जैसे थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बढ़ाओगे, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बढ़ाओगे, आर आई बढ़ेगा, आर आई बढ़ेगा तो आर कंडक्शन बढ़ेगा, आर आई बढ़ेगा तो आर कन्वेक्शन कम होगा, आर कंडक्शन बढ़ेगा, आर कन्वेक्शन कम होगा, आर नेट ऐसा होगा। एक ऐसी रेडियस होगी जहां पर आर नेट मिनिमम होगा, और जहां पर आर नेट मिनिमम हुआ वहां पर हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और वही रेडियस क्या है? क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ठीक, आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई डायग्राम आपने कहीं देखा है? इंडस्ट्रियल में भी देखा है क्या? इंडस्ट्रियल में भी आपने ऐसा डायग्राम देखा है? कहां पर? ईओक्यू में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज में, है ना? इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं इसके। अच्छा, इसको नोट मत करो, एक लाइन लिखना उसमें। एक हेडिंग आपने डाली होगी क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, उसमें लिखना इफ द इंसुलेशन इज प्रोवाइडेड, उसमें लिखना इफ द इंसुलेशन इज प्रोवाइडेड उसमें लिखना इफ द इंसुलेशन इज प्रोवाइडेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए सिलेंडर और स्फीयर, if the insulation is provided on the outer surface of a cylinder and a sphere, then with increase in thickness of the insulation, if the insulation is provided on the outer surface of cylinder and a sphere, then with increase in thickness of insulation, then with increase in thickness of the insulation, conductive resistance increases. With increase in thickness of insulation, conductive resistance increases, and with increase in thickness of insulation, conductive resistance increases and convective resistance decreases. Convective resistance decreases. ठीक, और इनिशियली क्या होगा? इनिशियली नेट रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो उसमें लिखना इनिशियली net resistance decreases, and initially net resistance decreases, and initially net resistance decreases, initially net resistance decreases with increase in thickness of insulation. Initially net resistance decreases, मैंने बोला है if the insulation is provided on the outer surface of cylinder and sphere, then with increase in thickness of the insulation, conductive resistance increases and convective resistance decreases. And initially with increase in thickness of the insulation, and initially with increase in thickness of insulation, net resistance decreases, and initially with increase in thickness of insulation, net resistance decreases and becomes minimum. Net resistance decreases and becomes minimum
at a radius net resistance decreases and becomes minimum at a radius known as critical radius of insulation, ठीक है, known as critical radius of insulation. उसमें आगे लिखना, if the insulation is provided beyond this radius, if the insulation is provided beyond the critical radius, if the insulation is provided beyond the critical radius, then net resistance increases. सहमत हो यहां तक? इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं इसके डेरिवेशन में कि वैल्यू क्या होगी क्रिटिकल रेडियस की। एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं कि वैल्यू क्या होगी क्रिटिकल रेडियस की। हाँ भाई, इसको नोट किया क्या? इसको नोट करो, नोट कर लेना तो मुझे बता देना, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इधर लिखा हुआ है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर ए सिलेंडर ऑब्लिक या फिर फॉर ए वायर, है ना, अगर इधर का नहीं दिख रहा हो, फॉर ए सिलेंडर और फॉर ए वायर लिखा हुआ है ना। इसको नोट करो, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। नोट किया क्या? सुनो, एक्चुअली क्या होता है बेटा कि जो टाइम होता है ना बहुत लिमिटेड होता है ना, आवर्स पहले से फिक्स होते हैं कितने आवर्स में सब्जेक्ट कराना है ना। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जो मैं बताऊँ उससे अगर आप जाकर के आईएफएस और आईएएस के क्वेश्चन भी लगाओ ना तो आपसे बन जाए, है ना, तो कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए मैं बीच में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर मैं 2 घंटे आपको पढ़ा रहा हूँ ना तो 2 घंटे यूटिलाइज हो पाए, है ना, ठीक है। आप समझो यार, मैं आकर के यहाँ पर जोक मारूंगा तो वो एक्सपेक्ट मत करो यार मुझसे, है ना, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ, है ना। मैं आपको बता चुका हूँ मैं कैसा आदमी हूँ कि अगर मैं 2 घंटे आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कंटेंट की मैं गारंटी लेता हूँ, कंटेंट बहुत अच्छा होगा, है ना, आपका टाइम यूटिलाइज होगा, है ना। आपको जो से सुनना है आप जाकर के कपिल शर्मा का शो देख लो यार, वो मुझसे अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होगा उसका, है ना, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया क्या? ठीक है, ठीक है, नहीं बेटा दिल पे नहीं लिया है, सुनो। ठीक है,
देखो एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं ऑफलाइन क्लास में भी यही बोलता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि एक ट्रेंड चल गया है, एक ट्रेंड चल गया है समाज में मोटिवेशन का, है ना। एक ट्रेंड चल गया मोटिवेशन का। मोटिवेशनल स्पीकर नए नए तैयार हो गए हैं, है ना। बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो एंटरप्रेन्योर हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं। विश्वास मानो मोटिवेशनल स्पीकर जैसा कुछ भी नहीं होता, और इस दुनिया में मोटिवेशन जैसा भी कुछ भी नहीं होता। मुझे ऐसे इतने कितने ऐसे लोग हैं जो संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का मोटिवेशनल सेशन देखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं? आपको लगता है कि संदीप माहेश्वरी को देखने के बाद लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं? आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा है, आप इम्प्लीमेंट करते हो? नहीं करते। अगर आपको मोटिवेशन सच में लेना है ना, अगर आपको सच में मोटिवेशन लेना है ना, तो दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर ढूंढने की जरूरत ही नहीं यार। इस दुनिया के जो सबसे अच्छे मोटिवेशन है ना, इस दुनिया का जो सबसे अच्छा मोटिवेशन है वो आपके माँ बाप है। आप समझो, आप जितने भी लोग पढ़ रहे हो ना, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में, सबकी एज कितनी होगी? 19 ईयर, 20 ईयर, 21 ईयर होगी। हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं ना, तो अपना एक स्वार्थ जुड़ा होता है। एक स्वार्थ होता है कि अपनी अगले साल जॉब लग जाएगी, 1 साल या 2 साल बाद जॉब लग जाएगी, अपन पैसे कमाने लग जाएंगे, ऐश वाली लाइफ होगी। अपना स्वार्थ होता है। अपन को पैशंस कितना होता है? 1 या 2 साल का। 3 साल अपना सिलेक्शन नहीं होना बेटा, तो अपन फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तैयारी करना छोड़ देंगे। आप सोचो कि कोई व्यक्ति है इस दुनिया में जो 20, 21, 22 साल से, 19 साल से धैर्य रखे हुए है कि आप सक्सेस हो जाओगे, और वो लगातार आपको बैकअप दे रहे हैं, लगातार आपको पैसे भी भेज रहे हैं, आपका सपोर्ट भी कर रहे हैं। कितने साल से? 20 साल से। उनका धैर्य कितना है? 20 साल का। आगे आप 5 साल भी तैयारी करोगे ना, तो भी उनका धैर्य खत्म नहीं होगा। तो अगर दुनिया का सबसे अच्छा मोटिवेशन आपको लेना है ना, तो आप अपने माँ बाप से लो कि उनका धैर्य बहुत बड़ा है कि वो 20 साल से आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं। एक धैर्य है कि भाई सक्सेस हो गए आप, समझ पा रहे हो। और वो पैसेंस आपके अंदर भी होना चाहिए कि भाई एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, जब सामने वाला व्यक्ति 20 साल से धैर्य रखे है तो मैं 2 साल और धैर्य रख सकता हूँ, है ना। तो हमेशा याद रखो कि मोटिवेशन जैसा कुछ नहीं होता, मोटिवेशनल स्पीकर जैसा भी कुछ नहीं होता। इस दुनिया के जितने भी भ्रम हैं, ये सब भ्रम है ना, सब भ्रम है, कुछ भी नहीं होता। मोटिवेशन जो आता है वो अपने माँ बाप से आता है और कहीं से नहीं आता, है ना। ठीक है, सुनो, इसको नोट कर लिया ना, है ना। समझ गए ना। ये एक इंडस्ट्री है यार, इंडस्ट्री है, समझ पा रहे हो। डर का बिजनेस है, डर का बिजनेस है। आपको पता है डर का बिजनेस है। मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं वो भी एक डर का बिजनेस है ना। आप लोगों के दिमाग में फीड कर दिया गया है कि आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत है। याद रखना, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप दुनिया के लिए खुद मोटिवेशन हो यार। मुझे एक बात बताओ, भारत की आबादी कितनी है? 1 अरब 21 करोड़, 1 अरब 30 करोड़ है। उसमें से कितने लोग हैं जो अपने फ्यूचर को देख रहे हैं आगे कि हम फ्यूचर में ये करेंगे? विश्वास मानो कि 1 करोड़ लोग भी नहीं है, 1 करोड़ भी लोग भी नहीं है। आप उन 1 करोड़ चुनिंदा लोगों में से हो जो आने वाले फ्यूचर को देख रहे हो कि मैं आज तैयारी कर रहा हूं तो अगले 1.5 साल बाद रिजल्ट क्या होगा। तो आप दुनिया के लिए मोटिवेशन हो यार। आप भारत के एक टॉप 1% क्रीमी लेयर हो आप लोग। और अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ गई तो वो 99% लोग क्या करेंगे जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो आप इस देश के क्रीमी लेयर हो, आपको मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए खुद मोटिवेशन हो, है ना। ठीक है, सुनो। आ, ठीक है, आपके पापा लेह में है, बहुत अच्छी बात है यार की। ठीक है, सुनो बेटा, मानो, विश्वास मानो, आप जिस पद पे पहुंचने वाले हो ना 2 या 3 साल बाद, है ना, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एंटरप्रेनर बन जाओगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, कुछ ऐसा, कुछ लोग होंगे जो पॉलिटिक्स में जाओगे, कुछ लोग जो होंगे जो पीएसयूज में जाओगे, कुछ लोग होंगे जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे। जिस भी पद में जाओगे ना, वो आप जाकर के लोगों का नेतृत्व करने वाले हो, आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले हो। मुझे नहीं पता कि क्यों आप लोगों को नहीं बताया जाता, लेकिन आप इस देश की क्रीमी लेयर हो, मतलब टॉप 0.01% लोग हो आप, जो आगे जाकर के बहुत बड़ी पोस्ट में जाने वाले हो और इस देश का नेतृत्व करने वाले हो। तो साइकोलॉजिकली इस बात को समझो कि आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप अपने एटीट्यूड को उस तरह से डेवलप करो कि लोग आपको देख करके मोटिवेट हो। विश्वास मानो आप इस देश की क्रीमी लेयर हो, है ना। ठीक है, सुनो।
देखो मामला क्या है, मुझे क्या करना था, मुझे वो रेडियस निकालनी है, जहां पर हीट ट्रांसफर रेट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखो फॉर क्रिटिकल रेडियस, एट क्रिटिकल रेडियस जो हीट ट्रांसफर रेट है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम हो जाएगा। और हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम का मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो आर नेट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और जहां पर आर नेट में मिनिमम होगा वहां पर डी आर नेट अपॉन डी आर आई क्या होगा, जीरो होगा, सिंपल। तो देखो आर नेट की वैल्यू कितनी आई थी, आर नेट की वैल्यू आई थी एल एन आर आई बाई आर अपॉन 2 पाई के इंसुलेशन इंटू एल प्लस 1 अपॉन एच इंटू 2 पाई आर इंसुलेशन इंटू एल। ये आया था आर नेट, ये आया था आर नेट। आपको क्या करना है कि हीट ट्रांसफर रेट को मैक्सिमाइज कराना है, वहां पर नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। और जहां पर मिनिमम होगा वहां पर डिफरेंशिएशन जीरो होगा, बचपन से पता है ना। तो इसका एक बार डिफरेंशिएट करो, डी ऑफ आर नेट अपॉन डी ऑफ आर आई। देखो ये जो एल एन आर आई, हालांकि आपको पता होगा एल एन आर आई बाई आर है, इसको एल एन आर आई माइनस एल एन आर लिख सकते हो, पता होगा आपको। एल एन ए अपॉन बी इज इक्वल टू एल एन ए माइनस एल एन बी लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो। और इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो एल एन आर आई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर आई, और एल एन आर का कितना हो जाएगा, जीरो, अपॉन हो जाएगा 2 पाई के इंसुलेशन इंटू एल प्लस इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन 2 पाई एच एल माइनस 1 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस आगे आ गया, दो माइनस नहीं लिखेंगे, एक ही लिखा है। अब देखो यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा होगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, एक आर आई से एक आर आई कैंसिल। तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन के आई इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा एच इंटू आर आई। तो आर इंसुलेशन क्या हो जाएगा, या फिर ये जो रेडियस है वो क्रिटिकल रेडियस होगी, तो आर सी क्या हो जाएगा, के इंसुलेशन बाई एच। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, ये थॉट जो है अपने दिमाग में आपको डेवलप करने पड़ेंगे कि अगर मुझे क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन निकालना है तो ये वो रेडियस है जहां पर हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम होती है। और अगर हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम होती है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। और मिनिमम होगा तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर रखा, जो रेडियस आई वही क्या है, क्रिटिकल रेडियस। इस पर्टिकुलर रेडियस पे जो हीट ट्रांसफर रेट है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है, एक बार इसको नोट करो फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया ना, ठीक है। करना क्या है अपन को, कुछ भी नहीं करना है, कंडक्शन वाला पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। तो देखो अगर जो केमिकल वाली जनता है, यहाँ पर जो केमिकल वाली जनता है, केमिकल में एचएमटी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। तो बेटा अगर आप लोग गेट का प्रीवियस ईयर लगा लेते हो ना, और जितना मैं करा रहा हूँ उतना कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब जो मैकेनिकल वाली जनता है ना, उनको क्या करना है, आपको गेट का प्रीवियस ईयर लगा लो, जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ वो लगा लो, पीडीएफ तो मैं लगवा ही रहा हूँ पूरी। इसके अलावा टेलीग्राम वाले ग्रुप में जाओगे तो आपको ईएससी का कन्वेंशनल मिल जाएगा मैकेनिकल का।
सर थर्ड ईयर में कितने नंबर अच्छे माने जाएंगे गेट में जो कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हैं? बेटा जो लोग थर्ड ईयर में गेट दे रहे हो ना, जो लोग थर्ड ईयर में गेट दे रहे हो ना, अगर आप लोगों के 50 मार्क्स आ जाए ना, जो लोग थर्ड ईयर में गेट दोगे ना इस बार, अगर आप लोगों के 50 मार्क्स आ जाएं तो समझ लेना कि आप लोगों का पीएसयूज में सिलेक्शन हो रहा है फोर्थ ईयर में, है ना। मतलब बिना पढ़े लिखे नहीं, ऑब्वियस सी बातें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर थर्ड ईयर में आप लोगों के 50 मार्क्स आ जाएं समझ लेना सब कुछ बेहतरीन चल रहा है ना। 50 मार्क्स कम नहीं होते, बहुत होते हैं गेट में। अगले साल में इंप्रूव हो जाएगा आपका 80-85 मार्क्स तक, है ना, एक साल में इंप्रूव हो जाता है फिर, है ना। ठीक है, सुनो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फोर्थ ईयर में 50 मार्क्स तक लाते हैं और उसके एक आध साल बाद तैयारी करने पे उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम वाले ग्रुप में जाओगे तो एचएमटी का कन्वेंशनल पड़ा हुआ है, देख लेना एक बार। एचएमटी का कन्वेंशनल सॉल्व पड़ा हुआ है पूरा, तो उसमें जो कंडक्शन के क्वेश्चंस हैं वो पूरे लगा लेना। ठीक है, आज जाकर के देख ही लेना एचएमटी का कन्वेंशनल पूरा प्रीवियस ईयर। केमिकल वाले भी देख सकते हो, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि केमिकल वाले अगर नहीं भी करते तो चलेगा, क्योंकि केमिकल में शायद ईएससी नहीं होता है, गेट होता है केवल, है ना। तो मैकेनिकल वाले देख ही लेना, सॉल्व कर लेना, है ना। फ्लूट का है बस, एचएमटी नहीं मिल रहा है बेटा, है एचएमटी भी है उसमें, एक बार आप देखोगे तो मिल जाएगा, है ना। देखो ध्यान से देखो, मिल जाएगा। एक बार कोई रिसेंड कर देना उसको, दोबारा से सेंड कर देना। एचएमटी है, एफएम है, आरएसी है, पावर प्लांट है, आईसी इंजन है, थर्मो है। मतलब मेरे जो 6 सब्जेक्ट हैं, पूरे 6 सब्जेक्ट का ईएससी का कन्वेंशनल सॉल्व पड़ा हुआ है उसमें, है ना। तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अपन कल सुबह एफएम में और शाम में एचएमटी में, है ना। क्वेश्चन लगाते जाना, है ना, क्वेश्चन लगाते जाना, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको, है ना। ठीक है, बाय बाय। चाय की कमी चल रही है आजकल, चाय की कमी चल रही है आजकल।